जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट 15 जो कि बाल विकास और ईवीएस से संबंधित कंटिन्यू जो चल रहा है उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में 1 से लेकर के 14 तक जो है बाल विकास और ईवीएस से संबंधित जो है BSSTET 100+ टेस्ट सीरीज करके उपलब्ध है। इसको निश्चित रूप से अगर आप देख लेते हैं तो ईवीएस और बाल विकास संबंधित आपके एक भी प्रश्न में किसी प्रकार की गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। आपने बीएड कहीं से कर रखा हो या डीएलएड कहीं से कर रखा हो या आप रेगुलर से किए हैं या आप प्राइवेट से किए हैं, वो सब कोई मायने नहीं रखता। आपने कितना अधिक से अधिक अभ्यास किया है, बस वही अभ्यास आपके परीक्षाओं में आंसर के रूप में परिणत होता है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करिए। और चलिए अब अध्ययन करते हैं। पहचान विकास संबंधित है या किससे संबंधित है? पहचान विकास वो एरिक्स के सिद्धांत से संबंधित है। अब इसमें जो होता है ना, मनोविकास क्या होता है, मतलब ये एक तरह से मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की एक तरह से हम लोग अगर कहा जाए तो ये एक 5वीं अवस्था होती है और यह अवस्था लगभग 13 साल से लेकर के 18 साल तक चलती है। इसे बाल विकास शास्त्री एरिक्सन के सिद्धांत से जाना जाता है। देखिए, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल 1-2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती हैं कि वे हैं किस प्रकार के बच्चे हैं। वे हम कह सकते हैं कि मंद बुद्धि नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, अल्प बुद्धि नहीं, अध्ययन में रुचि ना, अभी परिपक्व नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। देखिए, ये जो है ना, परिपक्वता जो होता है मुख्य रूप से ये जो एक तरह से निर्भर करता है यह वंशानुक्रम एवं वातावरण पर यह चीज निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक बालक के विकास में कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। सब एक जैसा नहीं रहता है। कोई या तो पहले परिपक्व होता है, कोई कुछ समय बाद होता है, लेकिन यह अभी मतलब यह परिपक्वता पर यह चीज निर्भर करता है। निम्नलिखित कारणों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होती है। भाषाई विकास सार्थक रूप से किससे प्रभावित होती है? अब ऑप्शन देखते हैं। मीडिया से, आंशिक रूप से, पुस्तकों से, जरूरी नहीं है। वयस्कों से अंतःक्रिया के द्वारा भाषाई विकास निश्चित रूप से, और साथी समूह के साथ खेलने से आंशिक रूप से ऐसा होता है। देखिए, भाषा विकास में संप्रेषण के लिए संचार का होना अति आवश्यक है, याद रखिए। और संचार में वयस्क की जो मुख्य जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वयस्क के रूप में सीनियर्स मतलब अब घर से हो सकते हैं, अभिभावकगण या शिक्षकगण की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। अब समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर से, जरूरी नहीं है। बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाले विकासात्मक स्तर से, बच्चे द्वारा कभी ना प्राप्त किया जाने वाले विकासात्मक, कभी ना तो निगेटिव सेंस दे रहा है। बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जाने वाले विकासात्मक स्तर से, बिल्कुल बाह्य सहयोग से सही है समीपस्थ विकास। देखिए, एक बाल वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वाइगोत्स्की साहब। उन्होंने कहा था कि जब कोई बच्चा कोई नया काम सीखने की कगार पर अगर होता है ना जी, तब वयस्कों द्वारा जब उसे कोई काम नया करना चाहता है तो वयस्कों द्वारा अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले, बाह्य सहयोग वही हुआ कि वयस्कों द्वारा अगर उसे सही मार्गदर्शन मिले, सकारात्मक उस पर परिणाम दिखने के लिए मिलता है। वह काफी, क्योंकि कुछ ना कुछ नया करने के लिए चाहता है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित वही है कि बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर। अगला दिन, पाठ्य चर्चा में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। आनंद प्राप्ति और उबाऊ के लिए, जरूरी नहीं है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, यह सही लग रहा है फिर भी आगे पढ़ेंगे, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु पाठ्य चर्चा में विभिन्न गतिविधियों और अनुभव का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। और या सहगामी गतिविधियों द्वारा कठिन विषयों के अधिगमन में सहायक होती है। देखा, प्रत्येक इसमें जो है प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी ना किसी गति प्रत्येक होना चाहिए। पाठ्यक्रम विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे द्वारा, सब बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से, ऐसा जरूरी नहीं है सभी क्षमताएं, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी एक गतिविधि में अगर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसे समावेश के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद अब इसे मतलब यहाँ है बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। हाँ, तो साथ साथ में देखिए लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर BSSTET का एग्जाम कब होगा। देखिए, हम फिर बोल रहे हैं कि आप लोग अभी एग्जाम डेट पर फोकस ना करके अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, क्योंकि अगर आप BSSTET हैं तो इसके तुरंत में ही आपको CTET एग्जाम देने के लिए मौका मिल जाता है, स्टेट एग्जाम के लिए मौका मिल जाता है। उसमें EVS और बाल विकास कॉमन है किसी भी स्टेट में, तो आपको निश्चित रूप से उसमें हेल्प कर देगा। देखिए, एक बात हम कहते हैं कि पढ़ाई जो है ना एक प्रकार का एक रेस है। एक बात जान जाइए, आप लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, रेस में लगे हुए हैं। पढ़ाई एक तरह का रेस है और इसमें वही जीतता है जो समय समय पर अपना गियर बदलता है। आपको समय मिला है, आप अपने सही तरीके से चलिए, तभी जीतिएगा। जब लगातार जब एग्जाम का डेट 15 दिन पहले आएगा, उससे देखिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कोई भी अपडेट आएगा तो हम उस पर अपडेट करेंगे और आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हम बता रहे हैं। लगातार अभ्यास करते रहिए, लाएंगे।
बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। यह प्रत्यय कि यह किसको इंगित करता है? क्वेश्चन है, गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। बहुबौद्धिकता मतलब एक तरह से उसमें मल्टी डायमेंशनल जो स्किल होता है वह किसको, तो गणित और भाषा के परंपरा उसके अतिरिक्त होना चाहिए। एडिशनल किसी क्षेत्र में अगर उसमें कुछ ना कुछ अगर छात्र रुचि लेता है तो उस क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि छात्र उसमें रुचि ले। अगला हम अगर ऑप्शन फिर भी आगे देखिए, विद्यार्थियों के विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभागी द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि की जानी चाहिए। कि विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल तभी लेने चाहिए जब वे इसमें अलग ऐसे कुछ नहीं है। सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, खेल प्रेरित करना चाहिए। देखिए, सभी विद्यार्थियों को विभिन्न गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त, जैसे लैंग्वेज पेपर है, गणित मतलब साइंस पेपर, इसके अतिरिक्त जो अगर होता है ना अन्य क्षेत्रों में उसकी उपलब्धि प्रशंसा की जानी चाहिए। देखिए, कोई एक क्षेत्र में असफल होने के बावजूद ताकि उसके लिए दूसरे क्षेत्र का रास्ता खुल जाए, इसलिए जो वह उपलब्धि प्राप्त करता है अतिरिक्त क्षेत्र का मोटिवेट करना चाहिए ताकि उसमें वह स्किलफुल बनेगा। आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? सतत मतलब निरंतर, मूल्यांकन मतलब उसका आकलन करना। इसका अर्थ क्या होता है? सभी विषयों में अधिगमन को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन की योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अभिगमन को अभिलेखित करते हुए आकलन कि जिन संबोधि विषयों जैसे क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उसमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन, कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों की प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु। देखिए, शब्द काफी भारी भरकम है। प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न को पढ़िए, उसका भाव को समझिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। उत्तर के भाव को समझ करके उत्तर दीजिए अपने आप को उस स्थान पे, तो लगभग आपके उत्तर देने की जो संभावना हो जाती है उसकी संभावनाएं ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से योग्यताओं, व्यक्तित्व और कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगमन को अभिलेखित करते हुए आकलन। सतत और व्यापक, सतत मतलब निरंतर और व्यापक मतलब लगातार। देखिए, छात्रों को विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें विद्यार्थियों के विकास के सभी पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और इस चीज़ की राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो 2005 में तैयार किया गया है उसमें इस सब बातों को समाहित किया गया है, इसलिए इस पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ में हम आपको ये कहेंगे कि अभी जो है वह प्लेलिस्ट में मैथ और रीजनिंग करके 100+ टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप लोग निश्चित रूप से उसका अध्ययन करिए। और अगर मेरा माने तो मैं यह भी कहूँगा कि आप लोग साथ साथ में बीएससी टीआरई के लिए भी लगातार अभ्यास करते रहिए ताकि आपका जैसे ही यहाँ, क्योंकि अपियरिंग वाले को भी मौका दे रहा है और आप लोग सीडीपी और ईवीएस का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और मैथ रीजनिंग का भी अध्ययन करिएगा, वो आपको डायरेक्ट टीआर3 में और इसमें भी आपको मौका दे देगा। तो आप उसमें जितने सारे बिहार में एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रश्न पत्रों का वह हल संग्रह है, परीक्षा में इसी टाइप की आने की संभावना है। इसीलिए आप लोग जो है ना जग जाइए और जो लेट उठ के जो पढ़ते हैं ना सुधर जाइए, उसे हम बोल रहे हैं। जिसके पास नहीं कोई ऑप्शन है तो चलिए ठीक है, कोई काम कर रहा है तो इस तरफ पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है ना भाई। जिसके पास सब सुविधा है वो लेट के जो पढ़ रहे हैं ना सुधर जाइए, बता रहे हैं, लेटे रह जाइएगा। लाइन बड़ी लंबी है दोस्त, लोग लगे हुए मेहनत करने में। गवर्नमेंट जॉब है, एक बार लग जाएगी आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, सोते रहिएगा, फिर कौन पूछ रहा है आपको। इसीलिए बोल रहे हैं अभी खूब मेहनत करिए। परीक्षा के विषय में चिंतित होने से बढ़िया है अपने सब्जेक्ट के विषय में, अपने विषयों का आप अधिक से अधिक चिंतन करिए। रेस है दोस्त, गियर बदलकर जब तक चलोगे तो मंजिल पे बिना नुकसान के साथ आसानी से पहुंच जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए लगातार आप लोग अध्ययन करिए। अगला देखते हैं, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है? दूरगामी जो उपलब्धि है उसमें वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका क्या है? पुरस्कार उन्हें अभिप्रेरित करना, कि वयस्क की अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, कि वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग के ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण। इसमें होगा वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग। बच्चों के दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका यही है। वयस्क मतलब उससे जो भी सीनियर है, अगर उसे संवेगात्मक सहयोग, क्रोध वगैरह, गुस्सा आना, फेलियर, सक्सेस, अनसक्सेस, इस मामले में अगर उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइन सही मिलता है, सही रास्ते मिलते हैं, तो बच्चों में काफी ज्यादा उसमें सुधार देखने के लिए मिलता है और कुछ ना कुछ वो लाइफ में अच्छा कर जाते हैं। अगला देखते हैं, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं कब देते हैं बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक? कि जब परीक्षण की वैधता उच्च हो। यही होगा कि देखिए इसका प्रभाव परीक्षण के प्राप्तांकों के बीच सह संबंध स्पष्ट होगा। इससे यह होगा कि अगर परीक्षण की वैधता अगर उच्च रखेंगे ना तो इसका प्रभाव बड़ा सकारात्मक पड़ता है। उसके जो प्राप्तांक होता है ना वह उससे स्पष्ट रूप से स्टूडेंट के साथ में मिलता है। यही हुआ बुद्धि परीक्षण, आपको पता चलता है इस चीज से। कक्षा 10 की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों के विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। कक्षा 10 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तरदायित्व क्या है? इसका उत्तरदायित्व क्या है? कक्षाध्यापक पर की वह पाठ्य चर्चा को उसी के अनुसार परिवर्तित करके जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। बिल्कुल करेक्ट है। पाठ्य चर्चा निर्माण करता पर की वे प्रत्यक्ष अधिगमन करता है तो इसे लचीला, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों, विशिष्ट अभिभावकों के समक्ष अधिगमन और अनुश्रवण संबंधी
अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यापक अभिभावक का कोई रोल इसमें नहीं है। अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार, बिल्कुल ये तो सही है आंशिक रूप से, और किसी भी प्रकार का विशेष ध्यान या अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन कक्षा की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, इसका उत्तरदायित्व पूछ रहा है। कक्षाध्यापक पर कि वह पाठ्य चर्चा को उसी अनुसार परिवर्तित करके पढ़ाएं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इससे मुख्य रूप से यह होगा कि विद्यार्थियों की योग्यता, क्षमताओं और रुचियों के अनुसार जब पढ़ाते हैं ना, तो पाठ्य चर्चा में आवश्यक अनावश्यक, एक तरह से आवश्यक जो परिवर्तन करके अगर हम उसे पढ़ाते हैं तो काफी ज्यादा लाभदायक होता है। कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को यह चाहिए कि लगातार उससे प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि वह क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, मोटिवेट करिए, प्रश्न पूछिए, कुछ तो जान रहे हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो, एक लाइन भी। अगर वह स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब यह है वह प्रश्नों को सोचना प्रारंभ कर देता है। देखिए, इसमें जो है ना 4 प्रकार की क्रिया होती है। एक तो आप प्रश्न पूछिए, दूसरा प्रोत्साहित करिए, तीसरा छात्रों के व्यवहार को स्वीकार करिए, और चौथा मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ रिक्त स्थान छोड़ दीजिए ताकि वह उस पर मेहनत करे। ये चीज होनी चाहिए। विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या है? निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण क्या? अच्छा अगर प्रयास नहीं कर रहा है तो उसमें सबसे प्रमुख कारण है असुरक्षा और चिंता। उसको अपने भविष्य को लेकर के वह काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है। वह निम्न अपने आप को मोटिवेशन की कमी हो जाती है, अभ्यास की कमी हो जाती है, चिंता हो जाती है। ये सभी जो है निम्न उपलब्धि के प्रमुख कारण है। इसलिए विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ में, एक तरह से कहा जाए कि साइंस विज्ञान के साथ साथ में, अगर उसको या उसके साथ साथ में स्किल से संबंधित अगर हम लोग लगातार अभ्यास कुछ ना कुछ स्कूल में कराते रहते हैं तो उसका सकारात्मक परिणाम यह निकलता है कि उसके अंदर के जो टैलेंट है वह बाहर निकल के आता है और वह उसे काफी ज्यादा लाभ देता है, वह उसे उसके लिए काफी ज्यादा उपयोगी हो जाता है। चलिए अब हम ईवीएस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। याद रखिए, आप अभी मेहनत कर रहे हैं ना, सबको लग रहा होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, खूब पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। आप लोगों का चिंता करना छोड़ दीजिए। याद रखिए कि जब जब दुनिया जो है ना किसी पर, जिस पर भी हंसा है ना, और उसी ने इतिहास रचा है, इसीलिए बोल रहे हैं लगातार अभ्यास करके अपने आप को प्रमाणित कर दीजिए कि हमें आपके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम खुद जो है इतने सक्षम हैं कि हम कर लेंगे। आप बोलिए, नहीं करके दिखाइए, लगातार अभ्यास करिए। पर्यावरण शिक्षण संबंधी कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या अनिवार्य कार्य है? इसमें अनिवार्य कार्य क्या है? इसमें मुख्य रूप से गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना, शिक्षकों को सशक्तिकरण पर जो इसमें होगा शैक्षिक भ्रमण को प्रोत्साहित करना, ये इसमें होना चाहिए। देखिए, शैक्षणिक भ्रमण में जैसे मान लीजिए किसी ऐतिहासिक स्थान पर बच्चों को लेकर के जाइए, या किसी म्यूजियम में, संग्रहालय में, या कोई अगल बगल में इस तरह के कुछ जगह हैं, ऐतिहासिक जगह, वहां लेके जाइए तो बच्चे देख के ज्यादा सीखते हैं, उसमें काफी ज्यादा सुधार होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सामग्री है, पाठ्य सहगामी है? कौन सी क्रिया है? तो यह कौन सी क्रिया पाठ्य सामग्री है? तो विज्ञान क्लब है। उसके बाद अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है। चार्ट एवं ग्राफ, श्रव्य दृश्य, चार्ट और श्रव्य तो नहीं है। चार्ट का उपयोग केवल सामाजिक विज्ञान में केवल तो नहीं करते हैं। उसके बाद शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो गलती है। श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। कहा जाता है सब श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत जैसे वह टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, दूरदर्शन हो गया, नाटक हो गया, इन सबों के माध्यम से भी बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। तो उसके बाद रीता चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कौन सी रणनीति है? तो इसमें जो ऑप्शन है ना, कक्षा में वहम आयोजित करना, उसके बाद समूह चर्चा, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, यह बिल्कुल अच्छा है ताकि उससे संबंधित जागरूकता बढ़ेगी और पौधों की आवश्यकताओं को वो समझेंगे। तो ये चीज काफी महत्व रखता है। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? उसकी वैधता होनी चाहिए और विश्वसनीयता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। उसमें वैधता भी होना चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपने विचार को प्रकट करने के लिए पूर्ण अवसर उसे मिल सके। इसी के साथ हम आपको ये कहेंगे कि आप लोगों को बीएसएससी टीआरई 3-4 के लिए सीरियस होकर लग जाना चाहिए, और साथ साथ में इसमें जो जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्लेलिस्ट में स्पीडी जीके करके उपलब्ध है। आप लोग उसका अध्ययन करिए, काफी ज्यादा उपयोगी आपके लिए होगा स्पीडी जीके करके। और साथ साथ में उसी प्लेलिस्ट में बीएसएससी स्पीडी साइंस है। बिहार में जितने एग्जाम हुए हैं साइंस के, उनके सभी प्रश्न पत्रों का वह हल संग्रह है, काफी उपयोगी होगा। इसी के साथ हम ये भी कहेंगे कि अब पहले बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो मिक्स क्विज टेस्ट चलाया जाता था, अब उसी की जगह सामान्य अध्ययन चलाया जा रहा है। तो उसमें 50 क्वेश्चन का उसमें संग्रह कराया जा रहा है, जो जितने एग्जाम है उनके पूछे हुए प्रश्नों का पूर्ण व्याख्या के साथ हल है। आप इसको कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि लगभग 20 मिनट का समय लगता है। आप 2K का स्पीड लगा लीजिए, कहिए तो आपका 10 मिनट के अंदर में लगभग 200 प्रश्न का वह उसमें आपका रिवीजन हो जाता है। काफी उपयोगी होगा, निरंतर अभ्यास करिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग, ये तीनों है। न्याय समानता ऐसा कुछ नहीं है, तो यस नहीं है, जैसे नहीं आए अलर्ट हो जाए, न्याय समानता के प्रति चिंता।
अब अगला है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य चर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को पर्यावरण के संकल्याणी ढंग से देखने योग्य, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना नहीं, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना है। ये विद्यार्थी के बस्ते का बोझ जो है यह कम करने से संबंधित है कि विषय अध्यापकों की आवश्यकताओं को, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आप फिर से ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को पर्यावरण के सकल्याणवादी ढंग से देखने योग्य बनाना है। पर्यावरण के लिए सकल्याणवादी हितकर कैसे हो, वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखते हैं, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उसमें किस प्रकार से हम लोग रुचि पैदा कर सकते हैं? वह लिखित कार्य और उन्हें अधिक अभ्यास देना, कि अक्सर कई परीक्षाओं का आयोजन करना, कि गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही है। उसका गहन जांच परख तब पता चलता है कि विद्यार्थियों की रुचि किस विषय में। अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, इस गहन जांच परख मतलब विद्यार्थियों का गहन किस विषय में रुचि है, किस तरीके से लिखता है, ठीक है, तब उसमें जिज्ञासा पैदा होती है। आप लोग कुछ ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो उसको पता ही नहीं है, उसको स्पोर्ट्स में रुचि, स्पोर्ट्स से जगाइए, धीरे धीरे मोटिवेट करके आगे बढ़ाइए। या उसको जो कला विषय में है, कला विषय से संबंधित पूछिए। तो इस प्रकार से जांच परख करके जब हम गहन जांच परख करने के बाद फिर जब प्रश्न पूछते हैं तो काफी उपयोगी होता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, कि इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है। देखें, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगर एक्सपीरियंस, बच्चों के एक्सपीरियंस के साथ काफी ज्यादा उसको लाभ मिलता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित करके प्रश्न पूछेगा, कि ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। एक बिल्कुल सही होगा। एक शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी हो। इस प्रकार से आपका इस टेस्ट को कंप्लीट करा दिया गया है। तो इसके साथ ही आप लोग लगातार टेस्ट का अभ्यास करिए। हाँ, आपका खास करके जो लगातार वीडियो देखने के लिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करने के लिए, और साथ साथ में जो आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, इसके लिए वाईफाई क्विज गुरुकुल और अपनी पूरी टेक्निकल टीम के साथ मैं सौरभ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपसे यही फिर कहता हूं कि लगातार अभ्यास करिए, लगातार अभ्यास करिए, लगातार अभ्यास करिए, वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अंक में टेस्ट नंबर 15 में। धन्यवाद, जय हिंद।